Hello everyone, today we will learn about cytoplasmic membrane. Let's see. प्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स रहते हैं, जितना भी मटेरियल रहता है, उसको बाउंड करने के लिए एक लेयर रहती है ताकि वो मटेरियल बाहर ना जा सके। तो वो जो लेयर रहती है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके, अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन किसके नीचे आती है? ये सेल वॉल के नीचे आती है। सबसे बाहर की लेयर कौन सी रहती है? कैप्सूल। कैप्सूल के नीचे कौन सी आएंगी? सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे क्या रहती है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब जैसे कैप्सूल का अपने क्या रोल बताया था? कैप्सूल क्या करता है? पूरा प्रोटेक्शन देता है। सेल वॉल पूरा इरेक्शन देता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन के साथ में देता है, क्योंकि कभी कैप्सूल प्रेजेंट रहती है, कभी नहीं रहती है। हर बैक्टीरियल सेल में कैप्सूल प्रेजेंट रहे ये कंपल्सरी नहीं रहता, लेकिन अंदर का इनर मटेरियल और जितने भी ऑर्गेनल्स रहते हैं उन ऑर्गेनल्स को बाइंड रखने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसकी विड्थ रहती है 5 to 10 नैनोमीटर। कितनी रहती है? 5 to 10 नैनोमीटर की विड्थ रहती है इसकी। ओके, अब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को समझने के लिए हर साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए थे। ऐसे दो मॉडल सब जानते हैं। जैसे पहला मॉडल आता है स्टैटिक मॉडल और दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये तो आप लोगों को पता होगा ना? यस। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल जो सबसे ज्यादा यूज होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को समझने के लिए वो रहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मॉडल सिंगर एंड निकोलसन। It was invented by the scientists Singer and Nicholson. In the year 1972. अब इन्होंने जो मॉडल डिस्क्राइब किया उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहती है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई रहती है, जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा रहता है, लिपिड का कंटेंट कम रहता है। नियर अबाउट उसमें लिपिड्स रहते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स रहते हैं वो 40% रहते हैं और जितने प्रोटीन्स रहते हैं वो 60% रहते हैं। और ये मॉडल सबसे ज्यादा हाईली एक्सेप्टेड मॉडल है, इसीलिए इसको कंसिडर किया जाता है। अब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। अब इसमें मैंने आपको दो मॉलिक्यूल्स बताए। किसका बना हुआ है ये मॉडल? दो तरीके का बना हुआ है। एक तो फॉस्फोलिपिड्स का बना हुआ है, यस, और दूसरा कंटेंट इसके अंदर रहता है लिपोप्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का कंटेंट नियर अबाउट इसमें 60% रहता है, लेकिन फॉस्फोलिपिड कितने रहते हैं? 40% रहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के थ्रू इसका कंपोजिशन समझ में आएगा। देखना है आपको ये कैसा रहता है। फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक रहता है फॉस्फोलिपिड और दूसरा रहता है जो भी रेगुलर प्रोटीन्स रहते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर रहता है इसमें इस तरीके के हेड एंड टेल पोर्शन रहता है। अब इसमें आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपको इस तरीके बड़े बड़े ग्लोब्युलर्स दिख रहे हैं, ये ग्लोब्युलर्स क्या है? प्रोटीन्स है। क्या है? प्रोटीन्स है। अब देखो इसमें दो तरह के प्रोटीन है, एक आउटर साइड पे आपको दिख रहे हैं और एक इनर साइड में दिख रहे हैं। जो आउटर साइड के हैं उनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो इनर साइड के हैं ये इनको क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक। और इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या कहा जाता है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब उसके बाद ये जो बीच का आपको
स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा है, फॉस्फोलिपिड का है। जो मैंने कहा फॉस्फोलिपिड कितना रहता है, 40%। अब ये फॉस्फोलिपिड में आपको हेड और टेल ऐसा दो पोर्शन दिख रहे हैं। अभी जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर रहता है। कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक। और जो टेल पोर्शन रहता है वो हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग बोल सकते हैं उसको। तो ये कौन सा पोर्शन है, हेड पोर्शन है एंड दिस इज द टेल। तो जो हेड रहता है वो कैसा रहता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब कितने लोगों को नहीं समझता अभी तक। वाटर लविंग मतलब जैसे जो सॉल्ट शुगर ये चीजें रहती है ये जैसे पानी में डिसॉल्व हो जाती है, तो वो पोर्शन कहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं, हेड के अंदर। जैसे ऑयल रहता है, ऑयल पानी में डिसॉल्व होता है क्या, नहीं होता है। वैक्स रहता है वो डिसॉल्व होता है क्या, तो उसको क्या कहते हैं, वाटर रेजिस्टेंट। उसको क्या कहते हैं, वाटर फियरिंग। तो उसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। और इस मॉलिक्यूल को कंबाइनली क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड्स। क्या कहा जाता है, फॉस्फोलिपिड्स। और ये इजीली स्ट्रक्चर से पूरा सेल मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है, जो पूरा आउटर मोस्ट हमारे ऑर्गेनल के सराउंडिंग अरेंज रहता है, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स क्या रहते हैं, प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके। अब ये इंट्रिंसिक जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं, जो ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ये थोड़े लूजली कनेक्टेड रहते हैं, दे कैन इजीली रिमूव। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं इसमें से देखो कुछ मैंने ये हाफ पार्शियली अटैच किए हैं और कुछ कंप्लीटली पेनिट्रेटेड रहते हैं। ओके। तो ये जो अंदर के रहते हैं ये इजीली रिमूव नहीं होते क्योंकि दे आर डेफ्टली पूरे पेनिट्रेट हुए रहते हैं। ओके। तो यानी ये दोनों प्रोटीन में से कौन सा ज्यादा हैवी रहता है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहता है, जो इंट्रिंसिक रहता है। और ये प्रोटीन्स का काम क्या रहता है कि जो मेटाबोलाइट्स है या फिर जितने भी लिगैंड है या फिर कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स है, कितने अंदर जा सकते हैं, कितने बाहर से अंदर आ सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम ये प्रोटीन्स करते हैं। क्योंकि ये मेम्ब्रेन का काम क्या रहता है, ऐसा प्रोटेक्शन देना। ओके। तो कौन सी चीज आउटसाइड जाएंगी, कौन सी चीज इनसाइड आएंगी, कितने कंपाउंड अंदर आएंगे, ये सब डिसाइड कौन करता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण रोल कौन प्ले करता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन करता है। समझ में आया। और जो ये हाफ मैंने ड्रॉ किए इनको कहा जाता है पार्शियल अटैच। क्या कहा जाता है, पार्शियल अटैच। और इनको कहा जाता है कंप्लीटली पेनिट्रेटेड। क्या कहा जाता है, कंप्लीटली पेनिट्रेटेड। वो तो लूजली कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्सट्रिंसिक। इनको एक्सट्रिंसिक ही कहेंगे हम लोग। ये पार्शियली रहते हैं एंड दीस आर द कंप्लीटली पेनिट्रेटेड। लिखो इतना। समझ में आया यहाँ तक, ड्रॉ ना करते हैं। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और उसका सबसे पहला जो फंक्शन कहा जाता है सेल परमिएबिलिटी, यानी सेल किसको अंदर आने देता है, किसको नहीं। जनरली जो सेल्स रहते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहती है, वो लो मोलिकुलर वेट वाले कंपाउंड को ही अंदर आने देती है। अगर उसके पास हाई मोलिकुलर वेट के अगर कंपाउंड जाते हैं तो वो अंदर इजीली ट्रांसफर नहीं हो सकते। वो पहले डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड होने के बाद उनका छोटा मोलिकुलर वेट बनता है, उसके बाद ही वो अंदर आने देते हैं। समझ में आया। तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का उसका काम रहता है, हर मॉलिक्यूल उसके थ्रू अंदर नहीं आ सकता। समझ में आया। तो उसका पहला फंक्शन रहता है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। कैन एंटर ओनली लो मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। ओके। अब सेकेंड उसका फंक्शन रहता है, बाद में लिखो आप लोग। सेकेंड फंक्शन रहता है एंजाइम प्रोडक्शन। अब ये एंजाइम कैसे प्रोड्यूस करता है, अब ये एक्चुअल में एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, एंजाइम एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है, जैसे एटीपी साइकिल चलनी चाहिए, तो उसके लिए जो एंजाइम्स लगते हैं वो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जब तक वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक एनर्जी प्रोड्यूस होंगी क्या, नहीं।
इसीलिए उसका दूसरा फंक्शन कहा जाता है इट हेल्प्स इन द एनर्जी प्रोडक्शन। किसमें हेल्प करता है वो? एनर्जी प्रोडक्शन। अब एनर्जी प्रोडक्शन में कैसे मदद करता है? बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम, जो कहाँ पर रहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर। अब उसका थर्ड फंक्शन आता है सेल मटेरियल सिंथेसिस में वो मदद करता है। सेल मटेरियल सिंथेसिस में मतलब जितने भी एंजाइम्स जो सेल मटेरियल के लिए लगते हैं, जैसे सेल वॉल को बनाने के लिए, कैप्सूल बनाने के लिए और इवन उसका खुद का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, जो लेयर्स की बात कर रही हूँ मैं, किसकी? जो 3 लेयर मैंने आपको बताई, कैप्सूल, सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को बनाने के लिए जो मटेरियल लगता है, और वो मटेरियल किसके थ्रू बनता है? एंजाइम के थ्रू। तो वो किसके थ्रू, वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। तो ऑल्सो इट कैन हेल्प इन बायोसिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल। ओके, सेल मटेरियल बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। कौन कौन से सेल मटेरियल? फॉर एग्जांपल कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल एंड ये इसका खुद का ही सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन द ब्लड ग्रुपिंग। कैसे ब्लड ग्रुपिंग के लिए ये हेल्प करता है? क्योंकि ब्लड ग्रुपिंग को हमको क्या लगता है? एंटीजेंस लगते हैं। वो एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो एंटीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं रहते तो हम किसी का भी ब्लड ग्रुपिंग पता कर सकते थे क्या? नहीं। तो ब्लड ग्रुपिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो फोर्थ फंक्शन इसका आता है फॉर द ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में कैसे मदद करता है? बिकॉज द एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ओके, यहाँ तक के 4 फंक्शन समझ में आए? 4 नेक्स्ट और है, इतना लिखो पहले। नेक्स्ट उसका फंक्शन रहता है इट मेंटेन्स द सेल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी मतलब जिसको कहते हैं अखंडता, एक तरह की, अगर वो ब्रेक हो गई समझो, अगर जहां से भी उसका सीज होता है या जरा सा भी अगर इरप्शन होता है तो साइटोप्लाज्म पूरा बाहर निकलने लग जाएगा। साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा तो सेल की डेथ हो सकती है, यस और नो? इसीलिए इसमें क्या कहा गया है? इट मेंटेन्स द सेल इंटीग्रिटी, अदरवाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल सीज टू एग्जिस्ट। उसकी वजह से क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। उसका 6 फंक्शन है, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन रहता है वो प्रोटीन्स और डीएनए को बनाने में कंट्रोल करता है। वो अगर कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि अंदर राइबोसोम्स रहते हैं, सेल के अंदर प्रोटीन्स, राइबोसोम्स रहते हैं, आरएनए रहते हैं, मैसेंजर आरएनए, वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली उनका काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का। अगर एक मशीनरी लॉक नहीं आया, टाइम ऐसा बोलते टाइमर नहीं आया, तो कंटिन्यूस कितने सारे प्रोटीन बनते जाएंगे और वैसे ही सेल का रिप्रोडक्शन होता जाएगा। तो एक टाइम पीरियड होना चाहिए, इसीलिए ये मेंटेन कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड कितना बनना चाहिए उसको मेंटेन करता है। समझ में आया? यस। इट कंट्रोल्स द synthesis of proteins and nucleic acid. Now next function उसका है it helps in the communication. कम्युनिकेशन मतलब अगर बाहर कोई रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जहाँ पे उसको अटैच होना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाकर,
तो वो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन करता है। अगर वो उसका फेवरेबल कोई मटेरियल है, होस्ट है, वहां पे जाके अटैचमेंट का काम करेगा। तो अटैचमेंट के काम के लिए कौन मदद करता है? सिग्नलिंग कौन भेजता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भेजता है। इसीलिए इसको कहा जाता है इट हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजेशन एंड द कम्युनिकेशन। इसमें हेल्प करता है रिकॉग्निशन एंड द कम्युनिकेशन। और ये किसकी मदद से होता है? जो ग्लाइको अंदर जितने प्रोटीन्स थे और लिपिड्स थे, ग्लाइकोप्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स, उनकी मदद से करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ओके, यहाँ तक समझ में आया? सो ऑल दीज आर दी फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया? पहले हमने क्या पढ़ा, उसका फंक्शन क्या रहता है, मेन फंक्शन क्या रहता है, क्यों साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जरूरत है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन से दो मॉडल जो मोस्ट पॉपुलर है, उसमें ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मॉडल। किसने ढूंढा है वो? सिंगर एंड निकोलसन ने। कौन से ईयर में? 1972 में। फिर मॉडल हमने एक्सप्लेन किया, कितने परसेंटेज में लिपिड रहता है, कितने परसेंटेज में प्रोटीन रहता है? प्रोटीन कितना रहता है? 40%। प्रोटीन 60% में और लिपिड कितना रहता है? 40% के अंदर। और उसके बाद उसके हमने फंक्शंस पढ़े। इंट्रिंसिक प्रोटीन के कितने दो टाइप बताए थे मैंने आपको, एक रहता है पार्शियली अटैच्ड, दूसरा रहता है कंप्लीटली पेनिट्रेटेड रहता है। लूजली कनेक्टेड कौन सा रहता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहता है। और फंक्शंस हमने कौन कौन से पढ़े? पहला फंक्शन कौन सा था? सेल परमिएबिलिटी का। दूसरा फंक्शन कौन सा बताया? एनर्जी प्रोडक्शन। थर्ड, बायोसिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल। फोर्थ, ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करता है। फिर सेल की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द सेल इंटीग्रिटी, अदरवाइज सेल का क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। 6 कौन सा बताया मैंने? कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, अदरवाइज सेल कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते जाएंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है। और नेक्स्ट लास्ट वाला कौन सा बताया? कम्युनिकेशन। जो भी अदर पार्टिकल रहता है इट प्रोड्यूस सिग्नलिंग, एक तरह का वो सिग्नल प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आउटर साइड जो भी मटेरियल है, रिसेप्टर है, उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसको अंदर आने देना या नहीं आने देना वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। सो फ्रॉम ऑल ओवर दिस व्हाट विल यू थिंक, कैप्सूल इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल इंपॉर्टेंट है या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है? Yes, and because of that it is situated beneath the cell wall. किसके नीचे है वो? सेल वॉल के नीचे है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही मटेरियल रहता है एंड इट इज वेरी डेलिकेट और इसीलिए ये 3rd नंबर पे रहता है। अंडरस्टूड? क्लियर?